नमस्कार दोस्तों 29 साल बाद यह मौका आया जब संसद रात 2 बजे तक चलाई गई एक बिल को पेश करने के लिए, पास कराने के लिए। आखिर ऐसी कौन सी छटपटाहट थी जो 2 बजे तक संसद चलती रही। दूसरी सबसे बड़ी बात जो पूरे इस मसले में देखने को मिली, एक तरफ रात 2 बजे तक बिल पेश किया जा रहा था, पास कराया जा रहा था, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट था, पूरी तरीके से एक साथ खड़ा था। एक भी सांसद टस से मस नहीं हुआ। लेकिन फूट कहां पर पड़ी? फूट पड़ी एनडीए के खेमे में, जहां 288 सांसदों ने ही वोटिंग में हिस्सा लिया, जबकि एनडीए के पास 293 सांसद हैं। तो इस बिल में क्या कुछ हुआ, क्या है इस बिल के अंदर, किसका फायदा, किसका नुकसान, वोटिंग में क्या कुछ हुआ, क्या बहसें हुई, हंगामा हुआ, पूरी डिटेल आपके लिए हम लेकर आए। हमारे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, आंकड़े बताते हैं कि 1996 के बाद अब रात 2 बजे तक इस तरीके से सदन चला, चर्चा हुई, बिल पेश हुआ, वोटिंग हुई। सबसे पहले ये बताइए, जो वोटिंग हुई रात 2 बजे तक, इसके पीछे का आप कारण क्या देखते हैं, क्या कुछ हुआ, और उसके बाद तमाम और सवालों पर आएंगे। देखिए, वक्फ बिल भारतीय जनता पार्टी के लिए, मुसलमानों के हित के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इसको समझिए कि रात 2-2 बजे तक भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए चिंतित है क्या? ऐसा आपको लगता है? ऐसा मालूम देता है, दिखाई देता है? जो लोग कपड़ा देखकर पहचान के की कोशिश करते हो, जो प्रधानमंत्री जो मुसलमानों को न जाने क्या क्या कहते हो, भैंस खोल ले जाएंगे आपका मंगलसूत्र फलाना ढिमकाना, हाँ, तो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी इतना परेशान है कि उनके धर्म में सुधार हो, उत्थान, मुसलमानों का उद्धार हो, वो आगे बढ़ें, वो क्या क्या करें। मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। मसला असल ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी आई, सरकार आई, उसके बाद सबसे पहले लोगों के सामने पहली खबर आती है कि भारत की जो नवरत्न कंपनियां हैं वो बेची जाने लगी हैं, वो बेची जा रही हैं। चलिए, आई गई हो गई बात। फिर उसके बाद गुपचुप तरीके से भारत की शत्रु संपत्तियां बेची जाने लगी। शत्रु संपत्तियां वो कि जिनके मालिकान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए या अन्य मुल्क चले गए और उनकी संपत्तियां यहाँ रह गई, लावारिस हालत में रह गई। सरकार ने उसे ले लिया, उसको लीज पर दे दिया, उसको लोगों को किराए पर दे दिया, उससे जो धन आता था वो सरकार को मिलता था। सरकार ने उन संपत्तियों को जड़ से बेच डाला। क्या लखनऊ, क्या बरेली, क्या अगल बगल के जितने ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में लगातार नीलामी चल रही है। अभी भी आप जो है शत्रु संपत्ति वाली इनकी वेबसाइट को खोल कर देखेंगे तो वहाँ अभी भी नीलामी चलती हुई आपको मिल जाएगी। खैर, ये बात हो गई। अब जो है रेलवे की ज़मीनों को बेचा नहीं जा सकता। बेचकर क्या करेंगे आप? सेना की ज़मीन को बेचा नहीं जा सकता। वक्फ बोर्ड की ज़मीनें, और वक्फ बोर्ड में अभी भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा स्कोप दिख रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी इन ज़मीनों को बेच देगी? मैं नहीं कहता बेच देगी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखलाता और बतलाता हूँ कि अब जो वक्फ बोर्ड, अब जो नया बिल बन रहा है जिसका नाम उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने रख दिया है, वक्फ संशोधन बिल, उसमें क्या किया है? देखिए, 2 बॉडीज़ होती हैं। एक होता है केंद्रीय वक्फ बोर्ड, ठीक, और दूसरा होता है सेंट्रल वक्फ बोर्ड, और केंद्रीय वक्फ बोर्ड जो कहता है वो दूसरा होता है राज्यों का स्टेट वक्फ बोर्ड। तो केंद्रीय वक्फ बोर्ड की जो समिति होती है उसमें 22 लोग होते हैं, और जो राज्यों का वक्फ बोर्ड बनता है उसमें 11 लोग होते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, नए बिल के भीतर कहा है 12 सदस्य होंगे, जिसमें से 4 नॉन मुस्लिम होंगे। ठीक, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जो है इसमें मुसलमानों का प्रतिनिधित्व तो घटा नहीं रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या किया है कि उसमें 4 नॉन मुस्लिम होंगे। 4 पकड़ के चलिए, नॉन मुस्लिम। 3 सांसद होंगे इसमें, ठीक, 3 सांसद होंगे। और सांसदों के लिए क्या कहा भारतीय जनता पार्टी ने बिल में कि सांसद किसी धर्म का नहीं होता, किसी जाति का नहीं होता, किसी वर्ड का नहीं होता, सांसद तो सांसद होता है। उसमें आप ये नहीं कह सकते जी सांसद हिंदू क्यों है, मुसलमान क्यों है, ठीक। तो 4 नॉन मुस्लिम हो गए, 3 सांसद हो गए, 4 3 कितने हुए? गिनते चलिएगा, 7 लोग। अब इन 7 लोगों का मोटा मोटा पकड़ कर चलिए कि ये हिंदू ही होंगे, ठीक। 7 लोग होंगे, 10 लोग मुसलमान होंगे। 12 लोगों की कमेटी में 7 लोग हो गए। अभी तक हमने तो आपको जो गिनाया है वो हिंदू हो गए, ठीक। 10 लोग मुसलमान होंगे, जिसमें से 2 महिलाएं होंगी 10 में, यानी 8 मर्द 2 महिलाएं मुसलमान इस कमेटी के भीतर होंगी। 2 पूर्व जज होंगे। किस जाति के होंगे, किस धर्म के होंगे? पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हिंदू ही होंगे। 7 2 कितने हो गए? 9 हो गए, ठीक। और एक सुप्रीम कोर्ट का रहेगा इसमें, एक हाई कोर्ट का जज रहेगा, एक एडवोकेट होगा,
किस धर्म का होगा, अंदाज़ा लगा लीजिए। 9 और 1 हो गया 10। 4 लोग अन्य अन्य क्षेत्रों के होंगे इसी कमेटी में। 10 और 4 14 हो गए, ठीक। 10 मुसलमानों का इसमें गिनती क्लियर है कि 10 मुसलमान रहेंगे 22 सदस्यों में से, लेकिन 14 यहाँ पर हो गए अन्य। नॉन मुस्लिम्स टेक्निकल आप नहीं कह सकते, सरकार टेक्निकल ये कहती है कि 4 नॉन मुस्लिम रहेंगे, 4 नॉन मुस्लिम रहेंगे, 3 सांसद रहेंगे, ठीक, 2 पूर्व जज रहेंगे और 1 एडवोकेट रहेगा, 4 अन्य रहेंगे। तो ये मिलाकर इनमें किसी जाति धर्म को नहीं लगाया है, तो ये हिंदू ही होंगे। जब भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है मुसलमानों को, तो फिर वो यहाँ पर क्यों मुसलमान ऐसे लोगों को रखने लगी जब सरकार ही नामित करेगी इन लोगों को। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये लोग चुन कर आएंगे, इन लोगों को सरकार ही नामित करेगी। तो 14 ऐसे लोग होने जा रहे हैं 22 लोगों की कमेटी में जो हिंदू हो सकते हैं वक्फ बोर्ड के भीतर, ठीक। चलिए 10 मुसलमान हो गए, 14 अभी तक हमने आपको गिरा दिए, ठीक। सरकार का एक एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का आदमी वक्फ बोर्ड के होगा, के भीतर होगा। तो 15 लगभग लोग 22 लोगों में जो निकल कर आते हैं मोटा मोटा, सरकार जिनको नामित करेगी हिंदू हो सकते हैं, जिनमें सरकार कहती है कि 4 ही नॉन हिंदू होंगे। अब बाकी लोग क्या होंगे, किस जाति धर्म से होंगे, इसका वर्णन इसमें नहीं है, लेकिन अनुमान ये कहता है भारतीय जनता पार्टी की पीछे की पूरी इतिहास को खंगालते हुए कि ये लोग भी, इनको तो मुसलमान बनाएगी नहीं कि मुसलमान लोगों को बना देंगे। खैर ठीक, चलिए सेंट्रल में हो गया। अब देखिए भारत में क्या है कि जिसको आप बैठने की जगह देंगे वो पसरने की जगह अपने आप ढूंढ लेता है। तो वक्फ बिल के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने ये अमेंडमेंट करके बैठने की जगह बना ली है। पसरेंगे कैसे वो तो आप देखेंगे आगे कैसे पसरते हैं, क्योंकि अभी वक्फ बोर्डों के भीतर क्या था कि भाई उनको मुस्लिम डिप्यूटी होना चाहिए था या मुस्लिम लोग होने चाहिए थे या वकील टाइप के लोग थे, लेकिन वो मुस्लिम थे अभी तक जो है, ठीक है। सरकार की नुमाइंदगी भी थी वक्फ बोर्ड के भीतर, लेकिन इतनी बड़ी इस स्तर की नहीं थी जिस स्तर की अब की जा रही है। तो अब जब अगर किसी ज़मीन को लेकर, पैसे को लेकर या वक्फ की किसी भी बात को लेकर अब वाद विवाद शुरू होंगे, अब मतांतर शुरू होंगे, मतभेद शुरू होंगे, तो वो आपको सामने निकल कर दिखाई देगा। अब ये हो गया केंद्र का। राज्य का क्या हो गया कि राज्य की जो वक्फ बोर्ड की जो बोर्ड बनाया जाता है उसमें 11 सदस्य होते हैं। 11 सदस्यों में अब सरकार ने क्या कहा है, 3 नॉन मुस्लिम होंगे, ठीक। 1 चेयरपर्सन होगा जो सब में होता ही है, 1 MP होगा, 1 MLA होगा। MP MLA किसी जाति धर्म का होता नहीं, फिर वही लागू हो गया। 1 बार काउंसिल का मेंबर होगा, वो किस जाति धर्म का होगा वो आप समझ लीजिए। 4 मुस्लिम सदस्य होंगे जिसमें 2 महिलाएं होंगी। तो मुस्लिम सदस्यों की संख्या तो कोडेड है कि 4 मुस्लिम होंगे राज्य में, केंद्र में 10 मुस्लिम होंगे, 2 महिलाएं, यहाँ 4 मुस्लिम होंगी, 2 महिलाएं यहाँ पर होंगी। अब इनको नामित करेगी सरकार, मसला यहाँ पर पहुँच जाता है। तो अब जो मुस्लिम सदस्य होंगे इसमें या मुस्लिम महिलाएं होंगी, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी वाले लोग होंगे कि भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा भी है, भाजपा के लोग हैं, भाजपा के तमाम सारे, क्या ये वो लोग होंगे? इनका चुनाव कैसे होगा ये है, अभी तक ये मालूम चल गया है कि ये लोग नामित किए जाएंगे। सवाल है कि ये भी एक योग्यता क्या होनी चाहिए, वो चीज़ें हैं। तो अब मुस्लिम ये वक्फ बोर्ड वाला मसला जो है अब वैसे ही होता जा रहा है कि सरकार ने इस पर यह भी कह दिया है कि इससे कैसे रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों से, वक्फ बोर्ड की मस्जिदों से या खाली ज़मीनों से या इमाम बाड़ों से, घंटा घरों से, क्लॉक टावरों से। बहुत सारी वक्फ बोर्ड की ऐसी चीज़ें हैं जिन पर टिकट लगाकर या बाकी चीज़ें चल रही हैं। तो रेवेन्यू जनरेशन और कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये सरकार का ध्यान डायरेक्ट रेवेन्यू पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब क्या वक्फ बोर्ड की वो संपत्तियाँ, तमाम सारे क्लॉज हैं, तमाम सारे और लॉज हैं कि भाई वो मुसलमान जो 5 साल पहले मुसलमान बना हो वही दे सकता है, ले सकता है, ये चीज़ें हैं। या इसमें और है कि प्रॉपर्टी बेचता है। अभी तक क्या था कि जो प्रॉपर्टी अगर वक्फ बोर्ड के किसी सदस्य ने प्रॉपर्टी बेच दी, यानी वक्फ बोर्ड के हम सदस्य हैं, हमने कहा भैया बहुत तगड़ी ज़मीन है, ये बहुत अरबों की बिकेगी, चलो लाओ चुप्पे से बेच दिया 3 झाम करके, ठीक। तो अभी तक ये था कि भाई उसको जो है 2 साल की सज़ा मिलेगी और गैर जमानती वारंट जारी होगा, तुम इतना गंभीर अपराध किए हो। अब क्या सरकार ने किया है कि अगर कोई ज़मीन बेच देता है तो 6 महीने की सज़ा होगी। अच्छा। और
बेलेबल यानी उसकी लचीला कर दिया बिल्कुल। हाँ, उसको लचीला कर दिया कि बेचो, 6 महीने की सज़ा मिल जाएगी। अब भैया अगर हम सरकार दें ज़मीन 200-400 करोड़ की, तो हम 6 महीना भीतर जाएंगे और नॉन बेलेबल बेलेबल ऑफेंस होगा, मतलब हमारी जमानत हो सकती है। हाँ, उसमें जमानत भी हो सकती है। तो अब सरकार ने इसमें ये कर दिया है, रास्ते आसान कर दिए। रास्ते आसान इसमें होते चले जा रहे हैं। अभी तक ये था कि भाई जो 12 साल से काबिज कामिल, अब ये कर दिया है कि जो 12 साल से जिस ज़मीन के ऊपर है अपना अधिकार जमाए हुए है, वो ज़मीन उसकी हो जाएगी, बशर्ते कि उस पर विवाद ना चल रहा हो या फलाना ढिमकाना ना चल रहा हो। ये है। अब एक मसला लोग ये भी बता रहे हैं, हालांकि ये विवादित है, कि मुकेश अंबानी ने मुंबई में जिस जगह पर अपना घर बनाया है उस जमीन को इन्होंने 21 करोड़ रुपए में खरीदा था। एंटालिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी थी, उस कंपनी के जरिए इन्होंने मुंबई में 21 करोड़ रुपए का वो जगह खरीदी थी। दावा ये किया जा रहा है कि वो जगह लगभग 200-250 करोड़ रुपए की वो जगह थी, और उस जगह को वक्फ बोर्ड की अनुमति लिए बिना जो है बेच दिया था। किसने बेचा था? वहाँ एक अनाथालय, यतीम खाना चलता था, जो करीम भाई इब्राहिम खोजा यतीम खाना था, वो चलता था, और उसको जो है एक चैरिटी ट्रस्ट द्वारा जो है संचालित किया जाता था। इस जमीन को 2002 में बेच डाला गया था। अब उसका केस पहले हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने कहा जी आप इतनी देर से क्यों आए हैं, बहुत देर हो गई आपको यहाँ, अब आपको याद आया है, तो एक जुर्माना लगाया और बोले कि ये जो केस है ये बेकार का केस है। फिर उसके बाद ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है मुकेश अंबानी की उस बिल्डिंग का और ज़मीन का, और आज भी चल रहा है वो केस। आज जिस समय हम बात कर रहे हैं तब भी वो केस चल रहा है। तो अब ये है कि 12 साल से जो काबिज कामिल था ज़मीन पर, वो काबिज रह जाएगा इस नए कानून के मुताबिक। तो और एक चीज़ और है कि अब जो है इन मामलों का निपटारा करने का अधिकार डीएम को दिया गया है। अभी तक जो चीज़ें निकल कर आई हैं उससे दिखाई दे रहा कि डीएम जो है देखेगा, समझेगा। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन वो दिखलाई जा रही है कि ज़मीन सरकारी है और इस पर वक्फ बोर्ड कह रहा हमारा है, सरकार कह रही हमारी है, तो डीएम अब पहली जो है वो प्राथमिकता सरकारी ज़मीन होने का सरकार को देगी। अगर इस पर विवाद है कि ये सरकारी है या वक्फ की है, प्राइवेट है, तो वो सरकार को प्राथमिकता मिलेगा। डीएम के पास ही पावर होगा कि वो ज़मीनों के लिए क्या निर्णय सुनाता है, क्या आदेश देता है, कैसे देखता है, क्या करता है, वो सारी चीज़ें। तो मुस्लिम समाज इसीलिए विरोध कर रहा है कि बात, हालांकि पॉइंट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे मैं पॉइंट्स लिख कर लाया हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। मैं संसद की कार्रवाई को 2 दिन से सुन रहा हूँ और क्या कह रहे हैं रिजिजू वो भी देख रहा हूँ, बाकी लोग क्या कह रहे हैं वो भी मैं देख रहा हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स मैं यहाँ भी निकाल कर लाया हूँ। हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। उल्टा चश्मा यूसी पर बहुत सारी डिटेल वक्त को लेकर हम लोग दे रहे हैं, बहुत सारे वक्ताओं के भाषण भी हम लोगों को सुना रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये मसला है कि आज नहीं तो कल आपको ये दिखाई पड़ने लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो 3 ट्रिलियन टॉप 3 अर्थव्यवस्था में जाने की बातें कर रही है, वो कैसे जा रही है, कैसे जा सकती है, वो आपको बहुत जल्द, मैं बहुत ज़्यादा ओपनली नहीं कह सकता कि अभी डिबेट चल रही है, चीज़ें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर आपको ऐसे ही कुछ भी नहीं बता दिया जाता, कुछ भी नहीं कह दिया जाता। लेकिन अब तक की जो रूपरेखा भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दी है, उसके हिसाब से टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में भारत कैसे पहुँचेगा, क्या उसका जरिया अब ये वक्फ बोर्ड बनने वाला है, उसकी ज़मीनें, क्या उसका जरिया ये ज़मीनें बनने वाली हैं? क्योंकि आप ये देखेंगे और पाएंगे, क्योंकि आपने पूरे सोशल मीडिया पर या पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री में, न्यूज़ इंडस्ट्री में कहीं भी आपने ये समाचार नहीं देखा होगा कि इस भारत देश की अरबों खरबों की शत्रु संपत्तियां बेची जा रही हैं। आपको ये ज़रूर सुनाई दिया होगा कि सरकारी कंपनियां बेच दी गई, फलाना बेच दिया गया, लेकिन इस देश की अरबों खरबों की शत्रु संपत्तियां बेची जा रही हैं जो सरकार के अधीन हैं। आप वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो टॉप 3 इकोनॉमी बनाने में लगाया जा रहा है। क्या ये बताया जा रहा है कि भाई बेच के माल इकट्ठा कर रहे हैं, बेच के जो है चीज़ें कर रहे हैं, और उसके बाद अब ये बताया जाएगा कि देखिए भारत ने कितनी प्रगति की, कितनी तरक्की की। अरे पूरा देश बेच डालो, पैसा इकट्ठा कर लो, इसको प्रगति कहते हैं, इसको तरक्की कहते हैं, इसको कामयाबी कहते हैं। आप उद्योग के डगर पर, धंधों के डगर पर, फैक्ट्रियों की डगर पर आप कितना चल रहे हैं?
दुनिया में एआई का नाटक चल रहा है, एआई ये आई। चाइना ने कहा कि हम डीप फेक ले आए तो सेंसेक्स डाउन हो गए, भरभरा कर इकोनॉमी गिर गई। अमेरिका कुछ डीप फेक ला रहा, कुछ एआई ला रहा है, कोई चैट जीपीटी ला रहा है, कोई जो है वो ग्रूक ले आ रहा है, कोई हम क्या ला रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी ने एआई का फुल फॉर्म कुछ दिन पहले बताया था। उनके एआई का मतलब क्या है? तो ये एआई हम लोग ला रहे हैं, हम लोग खोद रहे हैं, हम लोग औरंगजेब की कब्र खोद रहे हैं, हम लोग जो है मस्जिद के नीचे मंदिर खोद रहे हैं, खोदे डाल रहे हैं, हम लोग जो है धार्मिक आयोजनों को बड़ा ठप्पा लगा कर बता रहे हैं कि हम विश्वगुरु हुए जा रहे हैं। लेकिन विश्वगुरु होंगे कैसे? एट द लिस्ट विश्वगुरु तो तभी होंगे ना जब हम कमाई में आगे होंगे, मुद्रा में आगे होंगे। अमेरिका के सामने सीना ठोक कर कह सकते हैं कि 26% तुमने हमारे ऊपर टैरिफ लादा है, हम तुम्हारे ऊपर इतना टैरिफ लाद देंगे। हम कहने की उसमें है नहीं है। हम क्या देख रहे हैं? पैसा कहाँ से आएगा? ज़मीनों से। पैसा कहाँ से आएगा? शत्रु संपत्ति बेच डालो। पैसा कहाँ से आएगा? कंपनियां बेच डालो। तो हम लोग बेचने की राह पर चल रहे हैं, हम लोग बनाने की राह पर नहीं चल रहे हैं। और मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह सकता हूँ कि वक्फ बोर्ड की चीज़ों में अभी तक आप एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडियो लंबा हो रहा है, समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ, लेकिन बताना चाहूँगा, बता के ही जाऊँगा। आप इस देश में जज को हटा सकते हैं, महाभियोग ला सकते हैं, 5 साल में प्रधानमंत्री को भी हटा सकते हैं, मुख्यमंत्री को भी हटा सकते हैं। इस देश में आप सांसद विधायक सबको हटा सकते हैं। कभी महाभियोग लेकर हटा सकते हैं, कभी अविश्वास प्रस्ताव से हटा सकते हैं, कभी आप 5 साल इंतजार करके भी हटा सकते हैं। लेकिन इस देश में आप वक्फ बोर्ड के मुखिया को नहीं हटा सकते। कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि वक्फ बोर्ड का मुखिया अगर वक्फ की ज़मीनें बेचने लग जाए, सौदे करने लग जाए, इधर उधर करने लग जाए, खुर्द बुर्द करने लग जाए, तो आप उस वक्फ बोर्ड के मुखिया को हटा सकते हैं। नो, आप नहीं हटा सकते। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो संसद में हो रही बहस कहती है उससे बाहर निकल कर चीज़ें आ रही हैं। तो क्यों नहीं है जी? तानाशाही है क्या? अगर कोई गलत करता है तो उसको हटाने जाने का भी तो प्रावधान होना चाहिए। वन वे रास्ता तो नहीं होना चाहिए। पर इन्हीं सब बातों का विरोध मुस्लिम समाज कर रहा है। मुस्लिम समाज इन बातों का भी विरोध कर रहा है। ओवैसी ने संसद के भीतर कहा कि श्री साईं बाबा ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में ये कहा गया है कि इसमें ट्रस्टी वही लोग हो सकते हैं जिनकी आस्था बाबा के लिए हो, जो लोग बाबा के लिए समर्पित हों, उनके भक्त हों, उनके अनुयायी हों, वही लोग इसके ट्रस्टी हो सकते हैं। लेकिन वक्फ के भीतर नहीं है, क्योंकि सरकार ये कहती है कि वक्फ इज नॉट रिलीजियस, ये धार्मिक मामला नहीं है वक्फ का। वक्फ जो है मुसलमानों के उत्थान के लिए। लेकिन वक्फ में कई सारी संपत्तियां ऐसी हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिसमें मस्जिदें भी हैं, जिसमें दरगाहें भी हैं, जिसमें कई सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है। इवन यहाँ तक तो संसद में कह दिया गया कि संसद को बचा लिया, वरना वक्फ वाले जो है संसद पर भी दावा कर रहे थे, राज्यपाल भवन पर भी दावा कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि धार्मिक मसलों से वक्फ जुड़ा नहीं है, जुड़ा है, लेकिन लोगों के उत्थान के मसले से भी जुड़ा है। जैसे वक्फ के बारे में सबको मालूम है कि भाई वक्फ वो संस्था थी, या वक्फ वो एक जरिया था जिससे लोगों की भलाई के लिए काम किए जाते थे। वक्फ को लोग दान देते थे कि हमारी संपत्ति है भाई, इसको लोगों के भलाई के लिए लगाओ, यूज़ करो, और वक्फ उसका प्रबंधन करता था। कौन गरीब है, कौन किसको कहाँ लगाना चाहिए, देना चाहिए, या किससे किससे भलाई करनी चाहिए, तो ये थी। अब इसका भाजपाईकरण होगा। अब इसका भाजपाईकरण होना शुरू हो जाए, क्योंकि एक बार आपने बैठने की जगह बना ली तो पसरने की जगह आप बना लेंगे, और ये बहुत जल्द ये सब दिखाई देने लग जाएगा आपको। तो दोस्तों, भरत जी ने आपके तमाम आशंकाओं, तमाम सवालों को साफ करने की कोशिश की और आपको ये बताने की कोशिश की कि आखिर वक्फ के ज़रिए भारतीय जनता पार्टी की असल मंशा क्या है और किस तरीके से वक्फ में लोगों को शामिल किया जाएगा, ये वक्फ आगे काम करेगा। उल्टा चश्मा यूसी पर वक्फ से जुड़े तमाम सवालों के जवाब हमारे वीडियो सेक्शन में आपको लगातार मिल रहे हैं। संसद में कौन क्या बोल रहा है, लोकसभा में, राज्यसभा में, वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। और वक्फ पर हर मुद्दे पर, वक्फ के हर पॉइंट पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।